हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण और ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी जिसमें भी पर्यावरण पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करें अगर पर्यावरण की, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है चारों ओर से घेरा, और इसका जो संधि विच्छेद है वो रहेगा परि प्लस आवरण। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि जो पर्यावरण शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण किस भाषा का शब्द है, तो ये शब्द है फ्रेंच भाषा का। उसके बाद हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो हमने यहाँ पर ली हैं। पहली परिभाषा यहाँ पर हमने ली हुई है फिटिंग के अनुसार। पर्यावरण किसी जीवधारी को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों का योग है। कहने का मतलब ये है कि वे सभी फैक्टर जो किसी जीव को प्रभावित करते हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। मतलब कोई भी जीव या मनुष्य जहाँ पर भी रहता है तो उसके आसपास की जो भी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। दूसरी एक परिभाषा है रॉस की, जो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है, तो इसको भी देख लेते हैं। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो मतलब इसका भी वही है कि ऐसे कारक या पर्यावरण मतलब एक ऐसी शक्ति है जो हमें बाहरी रूप से प्रभावित करती है, उसको ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो ये परिभाषा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं पर्यावरण का विषय क्षेत्र। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। अब हम इन सभी को एक एक करके आगे समझ लेते हैं। सबसे पहले स्थलमंडल की अगर बात करें तो खनिजों के स्रोत, जीवों, प्राणियों, वायु और जल से संबंधित मंडल को स्थलमंडल कहते हैं। मतलब स्थलमंडल में ये सारी चीज़ें आती हैं, यहीं पर खनिज भी हैं, जीव और वायु, जल आदि सभी चीज़ें स्थलमंडल में पाई जाती हैं। उसके बाद स्थलमंडल पृथ्वी के 3 परतों में से बाहरी परत है। मतलब पृथ्वी की जो 3 परतें होती हैं उसमें से बाहरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर पानी और वायु उपस्थित है। मतलब यहाँ पर पानी और वायु से मतलब है कि अधिकतम मात्रा में पानी और वायु उपस्थित है यहाँ पर। उसके अलावा अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी है। मतलब पानी की अधिकता के कारण जो पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई देती है और इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं स्थलमंडल से, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं जलमंडल को। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। मतलब जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसमें से 29% भाग स्थल है और 71% भाग जल है। और जो टोटल पानी है, मतलब जितना भी जल है, उसमें से पृथ्वी के मतलब 97% भाग महासागरों में है। मतलब जितना टोटल पानी है पृथ्वी पर उसका भी 97% भाग महासागरों में है। और हिमनदों और ध्रुवीय क्षेत्रों में 2% है। मात्र 1% से भी कम पानी जो है वो नदियों, झीलों और धरातलीय पानी जो कि मानव के उपयोग के लिए है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पानी की अधिक मतलब पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे यूज के लिए कितना है, 1% से भी कम, जो कि नदियों में पाया जाता है, तालाबों में, झीलों में और धरातल मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं स्थल में। तो वहाँ पर जो पानी का भाग है जो मानव के यूज के लिए होता है वो 1% से भी कम है। उसके बाद वायुमंडल की अगर बात कर लेते हैं तो पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए वायुमंडल अपनी गैसों द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक ब्लैंकेट की तरह कार्य करता है। मतलब जो वायुमंडल होता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर भी जीवन संभव नहीं होता। तो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए वायुमंडल अपनी गैसों द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक ब्लैंकेट की तरह कार्य करता है। मतलब पृथ्वी को कवर किए हुए है, इसी कारण से पृथ्वी पर जीवन भी संभव है। वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिकता है, तो इसको भी याद रखेंगे कि वायुमंडल जो जहाँ पर गैसों का समूह है जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिकता है।
इसके अलावा जैवमंडल की बात कर लेते हैं तो जीवमंडल जीवों के रहने वाले स्थान को वर्णित करता है। मतलब जैवमंडल हम उस जगह को कहेंगे जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद जैव विकास की अगर बात करें कि मतलब जीव का विकास या जैविक विकास जो है वो किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले एक जीव होता है, उसके बाद फिर जीवों से मिलकर आबादी बनती है, और आबादी के बाद फिर एक समुदाय, और समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। उसके बाद एक जीवोम बनता है और बाद में एक जैव मंडल बनता है। तो इस सीक्वेंस को भी याद रखेंगे, ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं पारिस्थितिकी को, यानी कि इकोलॉजी को। तो पारिस्थितिकी शब्द के जनक जो हैं वो हैं अर्नेस्ट हैकेल, और इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1869 में किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये डेट और ये नाम आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय एवं वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो जो पारिस्थितिकी होती है मतलब जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जहाँ पर जीवों, समुदाय और वातावरण के आपस में जो आपसी संबंध होता है, पारस्परिक संबंध होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब एक पारिस्थितिकी में जीव आएंगे और वातावरण के सभी फैक्टर आएंगे जो आपस में एक दूसरे से इंटरलेटेड रहते हैं। यहाँ पर जल, वायु, सभी चीज़ें आ जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीज़ें सम्मिलित हैं, पानी है, जीव जंतु हैं, वनस्पति है। तो ये सभी चीज़ें आपस में संबंधित रहती हैं, उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी। उसके बाद आगे देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम शब्द के जनक एजी टांसले हैं, और इन्होंने इकोसिस्टम का जो प्रयोग किया था, मतलब इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था 1935 में। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, और इन दोनों में आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है, दोनों ही डेट और नाम अच्छे से याद रखना है। वो पारिस्थितिकी है और ये पारिस्थितिकी तंत्र है। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर जो पारिस्थितिकी होती है, यहाँ पर जीवों और समुदाय और वातावरण के सभी फैक्टर सम्मिलित रहते हैं, जबकि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये पर्यावरण की एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष में जीवधारी सम्मिलित होते हैं। मतलब इसमें एक किसी क्षेत्र विशेष की बात कही जाती है जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ऐसे है जैसे तालाब का परितंत्र हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक तालाब का परितंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है। तो तालाब का हो गया, खेत का हो गया, या फिर किसी समुद्र का, मतलब सभी जगह का अलग अलग होता है। तो जहाँ पर मतलब कोई विशेष क्षेत्र सम्मिलित रहता है उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जबकि पारिस्थितिकी में सभी चीज़ें मतलब एक साथ ही सम्मिलित रहता है, वहाँ पर किसी क्षेत्र विशेष को नहीं देखा जाता, संपूर्ण को देखा जाता है। तो दोनों में अंतर आप लोग याद रखेंगे और दोनों के जो जनक हैं उनको भी ध्यान से याद रखेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो इसके घटक की अगर बात करें तो जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में अगर देखते हैं तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता आते हैं, और वहीं अजैविक घटक की अगर बात करें तो इसमें कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु, यानी कि जैविक घटक में सजीव सम्मिलित रहते हैं और अजैविक घटक में निर्जीव या जो भौतिक कारक होते हैं वो चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। तो यहाँ पर इन सभी को हम एक एक करके समझ लेते हैं। यानी कि जैविक घटक में क्या आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो यहाँ पर हमने इनको फिर से दोबारा से भी लिख दिया है, ये जैविक घटक में आएंगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, जबकि अजैविक घटक में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक और भौतिक, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित रहती हैं। अब हम देख लेते हैं उत्पादक जो कि जैविक घटक होते हैं। तो उत्पादक मुख्य रूप से पादप जगत, हरे पेड़ पौधे जो सुपोषी होते हैं उनको कहते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते। उन्हें हम उत्पादक इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादन करते हैं, मतलब उत्पादन का कार्य करते हैं, इस वजह से उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। यानी कि वो चीज़ों को उत्पादित करते हैं, और बाकी जो मनुष्य या और अन्य जीवधारी होते हैं वो पेड़ पौधों से चीज़ों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो मनुष्य या अन्य जीवधारी होते हैं वो किसी भी चीज़ को उत्पादित नहीं करते, बल्कि वो पेड़ों पर निर्भर होते हैं या और भी चीज़ों पर निर्भर होते हैं।
जबकि जो पेड़ पौधे हैं ये उत्पादन करते हैं, वस्तुओं को उत्पादित करते हैं, इस वजह से इन्हें उत्पादक कहा जाता है। तो उत्पादक हम किसे कहेंगे? पादप जगत यानी कि पेड़ पौधों को। उसके अलावा आगे बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का उपचयन और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग उपचयन और अपचयन में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो जल का उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है। इसी कारण से हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, यानी कि जो जीव जगत होता है या जीव जंतु जो भी होते हैं वो पौधों से ही ऊर्जा को प्राप्त करते हैं या अन्य भी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, और इसी कारण से पौधों को उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि वे चीज़ों को उत्पादित करते हैं। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन का उत्पादन तथा ऊर्जा का संचयन इन प्राथमिक उत्पादों का ही कार्य होता है। मतलब ये जो पेड़ पौधे होते हैं यही सभी संपूर्ण पारिस्थितिकी के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं, ऊर्जा का संचयन करते हैं, तो ये इन उत्पादकों का ही कार्य होता है। ये सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके आगे देख लेते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़ युक्त पौधे, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष होते हैं। मतलब जो जड़ युक्त पौधे होते हैं, शाक, झाड़ी, ये स्थल में पाए जाते हैं। वहीं अगर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, क्योंकि जलीय जीवों के लिए भी तो कुछ ना कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो वो भी पौधों पर निर्भर होते हैं कुछ जीव। तो जो जल में मतलब जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है वहाँ का जो प्रमुख पादप होता है वो होता है प्लवक। तो इसको भी याद रखना है, यानी कि जो जलीय पादप है वो प्लवक है, जबकि स्थल वाले जो होते हैं वो होते हैं जड़ युक्त पौधे, शाक और झाड़ियाँ। उसके आगे हम देख लेते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता यानी कि इसके अंतर्गत मानव सहित वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों, हरे पौधों अथवा अन्य जीवधारियों को खा करके प्राप्त करते हैं। मतलब उपभोक्ता हम उन्हें कहेंगे जो किसी पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर हों या किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम उपभोक्ताओं के प्रकार देख लेते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता से मतलब होता है ऐसे जीव जो उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से, जैसे कि गाय हो गया, बकरी, खरगोश, हिरण, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि भेड़िया हो गया, मेढक या फिर मांसाहारी जीव। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि बाज, शेर, इन्हें हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, और फिर गाय, बकरी, खरगोश, हिरण यानी कि जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इसके अलावा इन्हें हम द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं, क्योंकि जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये द्वितीयक उत्पादक होते हैं। और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उन्हें हम कहते हैं तृतीयक उत्पादक। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होने लगता है कि जो उत्पादक मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वही द्वितीयक उत्पादक होते हैं। तो इस तरीके से इसको सभी को याद रखना है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, कुछ जीव शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, उन्हें सर्वभक्षी कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, इन्हें हम सर्वभक्षी या सर्वाहारी भी कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अपघटनकर्ता। तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृतक वनस्पतियों और जंतुओं को सड़ा गला कर वियोजित कर देते हैं। मतलब ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृतक वनस्पतियाँ होती हैं या जीव जंतु होते हैं, उनको सड़ा गला करके वियोजित यानी कि विघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु आते हैं। तो इनको भी याद रखना है कि जो अपघटनकर्ता होते हैं वो कवक और जीवाणु होते हैं। इसके अलावा अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है।
तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है, क्योंकि जो अपघटनकर्ता होते हैं वो मृतक वनस्पतियाँ और जंतुओं को सड़ा गला करके विघटित कर देते हैं, यानी कि पृथ्वी को साफ करते हैं। इसी वजह से इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं अजैविक घटक। तो अजैविक घटक की अगर बात करें, अजैविक घटकों में मृदा, जलवायु तथा प्रकाश ऊर्जा आदि चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। और इसी में हमने बताया था कि जो अजैविक घटक होते हैं उसमें निर्जीव चीज़ें होती हैं, इसमें मतलब कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बनिक संघटक। इसके अंतर्गत मृत पौधे और जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों के यौगिक जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और उनके अपघटन द्वारा उत्पादित वस्तुएं जैसे यूरिया, ह्यूमस आदि चीज़ें सम्मिलित होती हैं। मतलब जो कार्बनिक चीज़ें होती हैं या कार्बनिक संघटक होते हैं उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, ह्यूमस ये चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। इसके अलावा जो कार्बनिक संघटक होते हैं वो जैविक और अजैविक संघटकों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो इसको भी याद रखना है कि जो कार्बनिक संघटक होते हैं वो जैविक और अजैविक के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। उसके आगे हम देख लेते हैं अकार्बनिक संघटक। तो इसके अंतर्गत जल, विभिन्न खनिज लवणों तथा फास्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन आदि आते हैं। तो अकार्बनिक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस तथा नाइट्रोजन आदि चीज़ें इसमें सम्मिलित रहती हैं। तो इसको भी याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं भौतिक संघटक। इसमें विविध प्रकार के जलवायवीय कारक जैसे तापमान, हवा, वर्षा और ऊर्जा आदि प्रमुख है। मतलब भौतिक जो चीज़ें होती हैं इसमें तापमान हो गया, हवा, वर्षा, ऊर्जा ये सारी चीज़ें सम्मिलित रहती हैं। पेड़, पहाड़ वगैरह ये सभी चीज़ें भौतिक संघटक के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।